तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे बच्चे की सामाजिक दुनिया के बारे में, समाजीकरण के बारे में, समाजीकरण की प्रक्रिया और उसमें माता पिता, शिक्षक और साथियों की भूमिका। ये आपका चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है सीडीपी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सीटेट एग्ज़ाम हो, अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, उनके अंदर इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रहने वाला है, इसके अंदर हम क्या है कि डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो 3 चैप्टर है वो भी आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सीटेट फरवरी 2026 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर जाके आप इसको क्या है कि देख सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और हर एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड लिया है। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से ही जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले जो चैप्टर्स हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया और उसमें माता पिता, शिक्षक और साथियों की क्या भूमिका रहती है। तो बच्चे की सामाजिक दुनिया सीटेट के लिए एक संपूर्ण गाइड का जो काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, उसमें जो पॉइंट्स हम लेने वाले हैं वो प्रक्रिया और उसमें माता पिता, शिक्षक और साथियों की भूमिका को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एक जैविक प्रणाली से सामाजिक प्राणी तक का सफ़र किस प्रकार से बच्चा जो है निर्धारित करता है, पहुंचता है उस पर। तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जैविक प्रणाली से यानी कि जन्म से लेकर जब बच्चा सामाजिक प्राणी बनता है, सामाजिक प्राणी तक का जो सफ़र है वो किस प्रकार से तय करता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजीकरण। वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक बच्चा अपने समाज के मंददली मूल्यों और विश्वासों और व्यवहारों को क्या करता है, सीखता है। अपने मन के अनुसार यानी कि मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को क्या करता है, सीखता है। और यह केवल नियमों को सीखना नहीं होता है, बल्कि अपनी पहचान बनाने और सामाजिक दुनिया में अपनी जगह खोजने की एक सतत प्रक्रिया या फिर सतत यात्रा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जन्म के समय एक जो बच्चा होता है वो एक जैविक इकाई होता है, एक जैविक इकाई के रूप में कार्य करता है। और किस प्रकार से वो बड़ा होते होते क्या है कि समाजीकरण के माध्यम से वह एक सामाजिक व्यक्ति भी बनता है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है और समाज के संपर्क में आता है, समाज का एक हिस्सा बन जाता है और वो सामाजिक व्यक्ति कहलाता है, सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से वो एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या है कि सिर्फ नियमों को सीखना नहीं होता, बल्कि सामाजिक दुनिया में अपनी जगह खोजने की एक सतत यात्रा भी होती है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है समाजीकरण के 3 संसार। तो समाजीकरण के जो 3 संसार होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्कल के अंदर ये बच्चा आपका हमने लिया है। तो पहले इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले आपका आता है परिवार और माता पिता, यानी कि प्रथम संसार जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे स्कूल और शिक्षक, यानी कि औपचारिक संसार जिसको बोलेंगे। उसके बाद आपका साथी समूह यानी कि साझी दुनिया जिसको हम बोलेंगे। तृतीय संसार जिसको आप बोल सकते हैं। तीसरा जो संसार है वो रहता है यानी कि परिवार और माता पिता, प्रथम संसार बच्चे के होते हैं। उसके बाद स्कूल और शिक्षक, उसके बाद साथी समूह जो उसके बनते हैं, पीयर ग्रुप जो उसके बनते हैं, वो समाजीकरण के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे समाजीकरण के 3 संसार जो है वो एक विकास की यात्रा। इसके अंदर बात करें तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो 3 प्रमुख क्षेत्रों या संसारों में होता है, जो उसके जीवन में अलग अलग चरणों में प्रभाव डालते हैं। और हम इस यात्रा को हर चरण का जो है यहाँ पे पता लगाएंगे कि समाजीकरण किस प्रकार से कार्य करता है। तीनों ही संसार के अंदर, तीनों ही दुनिया के अंदर, तीनों ही क्या है कि आपके विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें यात्रा होती है, चरण होते हैं। तीनों चरणों के अंदर किस प्रकार से बच्चा जो है वो सामाजिक बनता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे प्रत्येक चरण के अनुसार, प्रत्येक संसार के अनुसार, प्रत्येक स्थिति के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे प्रथम संसार, जिसको हम कहेंगे परिवार और माता पिता की नींव, यानी कि परिवार और माता पिता की नींव। तो इसमें परिवार जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि परिवार के अंदर क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पे बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत जो है वहाँ से उसकी शुरू होती है। उससे पहले सबसे पहले प्रभावशाली वातावरण परिवार से ही जो है उसका होता है। तो परिवार का इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। उसके बाद
यहाँ पे माता पिता और बच्चे से उसको समाजीकरण किस प्रकार से मिलता है, तो वो आप देखते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें क्या है कि बच्चे के प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। परिवार में माता पिता प्रथम समाजीकरण प्राइमरी सोशलाइजेशन के प्रमुख वाहक होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? भाषा का जो विकास होता है वो बच्चे जो माँ बाप से सीखते हैं बोलना, तो वे बच्चे को संवाद करना सिखाते हैं। माँ बाप जो है बच्चे को संवाद करना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो शुरुआत जो आपका होती है बच्चे की बोलने की, वो माता पिता से ही होती है। तो बच्चे का जो बोलना है वो माता पिता से ही क्या है कि शुरुआत होती है। उसके बाद मूल्यों का हस्तांतरण जो है वो माता पिता के द्वारा ही होता है, यानी कि सही और गलत की प्रारंभिक समझ भी जो क्या है कि माता पिता के द्वारा ही बच्चे के अंदर डाली जाती है। उसके बाद सांस्कृतिक मानदंड की बात की जाए तो रीति रिवाज जो होते हैं या परंपराएं होती हैं, हिंदू है, मुस्लिम है या फिर कोई और मतलब कम्युनिटी से है, तो किस प्रकार से क्या है कि उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, किस प्रकार से बच्चा क्या है कि उनसे परिचित होता है, वो सारा जो है माता पिता के द्वारा ही उसको सिखाया जाता है। माता पिता के द्वारा ही ये गुण उसके अंदर डाले जाते हैं। उसके बाद भावनात्मक सुरक्षा की बात की जाए तो भावनात्मक सुरक्षा भी क्या है कि माता पिता के द्वारा ही उसको प्रदान की जाती है। एक सुरक्षित आधार प्रदान करते हैं माता पिता, जिससे बच्चा दुनिया का अन्वेषण कर पाता है। तो ये प्राइमरी आपका सोशलाइजेशन होता है, जिसमें भाषा का विकास होता है, मूल्यों का हस्तांतरण होता है, सांस्कृतिक मानदंड उसको दिए जाते हैं और भावनात्मक सुरक्षा भी माता पिता के द्वारा दी जाती है। ये अभी हम प्रथम संसार की बात कर रहे हैं। उसके बाद पालन पोषण की शैलियाँ और उनका प्रभाव। तो पालन पोषण की जो शैलियाँ होती हैं और उनका प्रभाव किस प्रकार से कार्य करता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो सत्तावादी यानी कि पोषण शैली और उनका प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो सत्तावादी यानी कि ऑथोरिटेरियन जो आपका रहता है, तो ये आपका विशेषता इसकी क्या रहती है? उच्च मांग, कम प्रतिक्रिया, सख्त नियम और आज्ञाकारिता पर जोर देना। उसके बाद प्रभाव, बच्चे आज्ञाकारी लेकिन चिंतित और कम आत्मविश्वासी हो सकता है। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्तावादी रहेगा। उसके बाद अनुमोदक की बात की जाए तो अनुमोदक यानी कि परमिसिव। तो विशेषताएं क्या रहती है? कम मांग, उच्च प्रतिक्रिया, बहुत कम नियम और दोस्त की तरह व्यवहार रहता है इसके अंदर। और प्रभाव क्या रहता है? बच्चे में आत्मनियंत्रण की कमी हो सकती है और वह आवेगी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वो है आधिकारिक यानी कि ऑथोरिटेटिव। ये आपका रहेगा। यहाँ पे विशेषताएं क्या रहेंगी? उच्च मांग, उच्च प्रतिक्रिया रहेगी, नियम स्पष्ट रहेगा लेकिन संवाद से वो के लिए वो क्या है कि खुले रहेंगे। उसके बाद प्रभाव इसका क्या है, किस तरीके से रहता है? तो बच्चा आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और सफल होता है। यह सबसे प्रभावी शैली जो है मानी जाती है। उसके बाद असंबंध की बात करें, अनइन्वॉल्व्ड। तो इसके अंदर क्या है कि आपका कम मांग, कम प्रतिक्रिया, उदासीन और गैर जिम्मेदार, ये जो है इसके अंदर व्यवहार रहता है, विशेषता रहती है। प्रभाव क्या रहता है? बच्चे में आत्मसम्मान की कमी होती है, व्यवहार संबंधी समस्याएं जो है इसके अंदर हो सकती है। और बात करें आपके टीचिंग एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इसके अंदर क्या आपका सीटेट परीक्षा के लिए ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है। इस खंड से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शैली और बच्चों पर उनके प्रभाव के बीच के संबंध को आपको समझाना होता है, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे। तो इसमें से इन पॉइंट से ही क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर बनता है। चारों को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर आता है औपचारिक संसार, जिसको बोलेंगे हम। तो औपचारिक संसार के अंदर क्या है आपका? औपचारिक संसार के अंदर हाँ, औपचारिक संसार की बात करें तो औपचारिक संसार के अंदर क्या है कि आपका स्कूल आ गया, शिक्षक आ गए। तो इसमें क्या है कि आपका स्कूल और शिक्षक का प्रभाव इसमें रहेगा। तो जैसा ही बच्चा घर से बाहर कदम रखता है, स्कूल उसका समाजीकरण में एक केंद्रीय भूमिका जो है निभाता है। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से स्कूल जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? वो रहती है आपकी ज्ञान से परे। ज्ञान से परे किस प्रकार से शिक्षक जो है अकादमिक ज्ञान प्रदान करने के अलावा सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स आते हैं? तो पहले आता है औपचारिक ज्ञान, पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान करता है शिक्षक। उसके बाद सामाजिक कौशल, समूह कार्य और सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद अनुशासन और नियम यानी कि स्कूल के नियमों का पालन करना सिखाना, जो समाज के कानूनों का क्या है कि प्रतीक होती है। अनुशासन और नियम यानी कि डिसिप्लिन जो है टीचर के द्वारा जो है सिखाया जाता है। उसके बाद रोल मॉडलिंग जो है वो टीचर के द्वारा
क्या कि उसके अंदर गुण डाला जाता है। एक सकारात्मक और जिम्मेदार वयस्क के रूप में व्यवहार करना भी क्या है कि एक अध्यापक के द्वारा एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को जो है सिखाया जाता है। तो इसमें शिक्षक यानी कि स्कूल की भूमिका की अगर बात की जाए, स्कूली संसार की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर औपचारिक ज्ञान, सामाजिक कौशल, इसके अंदर अनुशासन और नियम, और उसके बाद रोल मॉडलिंग, ये चारों पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपके शिक्षक के द्वारा क्या है कि समाजीकरण के रूप में बच्चे के अंदर डाले जाते हैं। चारों गुण जो है बच्चे के अंदर डाले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रच्छन्न पाठ्याचार्य यानी कि हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम, इससे भी क्या है कि आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या जो होती है उसमें अनौपचारिक और अक्सर अनकहे मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को संदर्भित करती है जो बच्चे स्कूलों में सीखते हैं। समय का पाबंद होना, प्रतिस्पर्धा और सहयोग का महत्व होना, अधिकार का सम्मान करना और लैंगिक भूमिकाएं, जेंडर रोल्स। तो इसमें समय की पाबंदी, प्रतिस्पर्धा, सम्मान और लैंगिक भूमिकाएं जो है चारों ही इसके अंदर आएंगी। और अगर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक उन्नत अवधारणा है। और समझे कि स्कूल का वातावरण और संरचना बच्चों को अनौपचारिक रूप से क्या सिखाती है। तो ये आपका क्या है कि एक अध्यापक के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि उसको समझना ज़रूरी होता है कि स्कूल का वातावरण और संरचना बच्चों को अनौपचारिक रूप से क्या सिखाती है, ये उसको समझना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर आपका आता है यहाँ पे साझी दुनिया, यानी कि तीसरा जो समूह होता है, तीसरा जो संसार होता है, उसकी बात करते हैं। इसमें आपका जैसे हमने बताया परिवार, स्कूल, उसके बाद साथी समूह जो होते हैं उसके पीयर ग्रुप्स, ये भी इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं समाजीकरण के अंदर बच्चे के। तो इसमें आपके साथी और समूह का, दोस्तों का जो समूह होता है उसकी बात हम करेंगे। तो किशोर अवस्था के करीब आते आते साथियों का जो समूह होता है समाजीकरण का एक अत्यंत शक्तिशाली एजेंट जो है बन जाता है। और किस प्रकार से बन जाता है इसको आप समझ लीजिए। साथियों की किस प्रकार से भूमिका रहती है समाजीकरण के अंदर। तो समानता और पहचान की खोज, साथियों का समूह जो होता है वो एक ऐसा वातावरण या एनवायरनमेंट प्रदान करता है जहां बच्चे जो होते हैं वयस्कों यानी कि बड़ों के पर्यवेक्षण के बिना सामाजिक कौशल का अभ्यास करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं, इसमें सबसे पहले पॉइंट देखते हैं सहयोग और बातचीत। तो टीम वर्क होता है और साथ में संघर्ष समाधान, वो क्या करना क्या है कि सीखते हैं, आपस में मिलकर क्या है कि संघर्ष और समाधान करना सीखते हैं सहयोग और बातचीत के द्वारा। उसके बाद पहचान का निर्माण, तो अपनी जो आपका रुचि होती है, रुचि के निर्माण के अंदर, अपनी पहचान के निर्माण के अंदर उनकी जो साथियों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपनी रुचियों और मूल्यों को विकसित करते हैं। अक्सर परिवार से अलग रहते हैं, अलग रहकर क्या है कि अपनी रुचियों और मूल्यों को विकास करते हैं, किसके साथ, साथी संगियों के साथ। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक तुलना भी क्या है कि वो साथियों के द्वारा ही कि उनका जो है गुण उत्पन्न होता है, गुण पैदा होता है उनके अंदर। अपनी क्षमता और विचारों का मूल्यांकन दूसरों के साथ वो करते हैं बच्चे। जब वो दूसरे साथियों के साथ मिलते हैं तो अपनी जो उनकी क्षमताएं होती है और विचार होते हैं उनका मूल्यांकन एक दूसरे के साथ वो करते हैं। और उनके अंदर सामाजिक तुलना यानी कि जो आपका सोशल कंपैरिजन होता है वो दोनों क्या है कि डेवलप होता है, दोनों ही उसके अंदर जो गुण आते हैं। उसके बाद यहाँ पे साथियों का जो दबाव होता है, इससे क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर, तो समूह के मानदंडों के अनुरूप होने का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का क्या है कि दबाव उनके ऊपर बना रहता है। यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है दबाव, प्रेशर, और वो आपका नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता है। नेगेटिव कार्य करने के लिए भी प्रेशर जो है उनके ऊपर साथियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो साथियों के द्वारा यानी कि साथी संसार जो होता है वो किस प्रकार से समाजीकरण में योगदान देता है, तो इसमें सहयोग और बातचीत आ जाती है, पहचान का निर्माण, सामाजिक सोशल कंपैरिजन आ जाता है। उसके बाद साथियों का प्रेशर यानी कि वो पॉजिटिव प्रेशर हो या नेगेटिव प्रेशर हो, दोनों ही प्रेशर क्या है कि काम करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि साथियों की भूमिका किस प्रकार से रहती है। उसके बाद यहाँ पे तीनों संसारों का एक संगम जो है हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि तीनों संसार किस प्रकार से समाजीकरण में इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि परिवार है, परिवार के बाद स्कूल है, इसमें समर्थन, मूल्य, संरचना, ये आपकी प्रक्रिया रहती है। साथी समूह, टकराव, दबाव, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समाजीकरण एक सीधी रेखा नहीं होती है, जैसे कि हमने देखा कि विकास भी एक सीधी रेखा के अंदर नहीं चलता है बल्कि वो स्पाइरल होता है। तो ये तीनों संसार जो है एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से, कभी कभी क्या है कि एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं, तो कभी कभी टकराव भी इन तीनों के अंदर पैदा होता है। समर्थन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है कि जब स्कूल के नियम घर पर सिखाए गए मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं तो ये समर्थन की बात करते हैं। उसके बाद टकराव अगर पैदा होता है तो किस प्रकार होता है कि जब साथियों का दबाव माता पिता की अपेक्षाओं के विरुद्ध उसको, विद्यार्थी को या फिर साथी को जो है लेकर जाता है, तो इस तरीके से टकराव भी उनके अंदर पैदा होता है, दबाव भी उनके अंदर क्या है कि पैदा
होता है। उसके बाद संतुलन की बात की जाए तो एक सफल समाजीकरण इन प्रभावों के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजने की क्षमता को दिखाता है। तो ये संतुलन भी जो है इसके बीच में ज़रूरी होता है कि एक साथी ग्रुप के द्वारा क्या है कि जब विद्यार्थी पर या फिर साथी पर क्या है कि कोई दबाव डाला जाता है, जब आपस में टकराव की भूमिका रहती है, समर्थन की भूमिका रहती है, एक संतुलन की स्थिति जो है वो काम करती है। और संतुलन की स्थिति समाजीकरण के लिए इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करती है। संतुलन खोजने की क्षमता बहुत ज़रूरी है समाजीकरण के अंदर। तो ये तीनों ही क्या है कि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। परिवार, स्कूल और साथी समूह जब तीनों संसार साथ में काम करते हैं तो इनमें आपस में आपका समर्थन और टकराव या फिर संतुलन जो है वो स्थितियाँ चलती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे समाजीकरण क्या है कि एक मंजिल नहीं बल्कि एक सतत यात्रा होती है। किस प्रकार से सतत यात्रा होती है? तो बच्चे का जो सामाजिक दुनिया होती है वो एकीकरण एक सतत गतिशील प्रक्रिया होती है। माता पिता नींव रखते हैं, उसके बाद शिक्षक क्या करते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं और साथ ही उस दुनिया में जीवन और रंग क्या करते हैं, भरते हैं। तो तीनों का ही अपना क्या रहता है, रोल रहता है। यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में इन सभी प्रभावों को समझना एक बच्चे के समग्र विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक रहने वाला होता है। तो एक शिक्षक के लिए क्या रहता है, इन सभी के प्रभावों का, यानी कि परिवार के प्रभाव का, उसके बाद परिवार में माता पिता या फिर भाई बहन के प्रभाव का, उसके बाद क्या है कि आपका शिक्षक यानी कि खुद के प्रभाव का, और उसके बाद जो उसके साथी होते हैं उनके प्रभावों को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है। तभी वो समाजीकरण को उनके अंदर, बच्चे के अंदर अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे हमने समाजीकरण की बात करी। समाजीकरण के अंदर हमने 3 संसारों के बारे में बात की। पहला परिवार, उसके बाद स्कूल और उसके बाद साथी समूह। तीनों का ही अपना जो है रोल है समाजीकरण के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर। एक विद्यार्थी का सोशलाइजेशन तभी संभव हो पाता है जब तीनों अच्छे तरीके से काम करे। परिवार हो, उसमें माता पिता हो, भाई बहन हो, या फिर आपका शिक्षक समूह हो, शिक्षक साथी हो, जो विद्यार्थी को के अंदर क्या है कि अच्छे जो गुण हैं वो डेवलप कर सके। और उसके साथ साथ साथी समूह, जिनके अंदर क्या है कि वो जो प्रेशर होता है उनका साथी समूह का, वो उनको पॉजिटिव मिले तो एक बच्चे का जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा, उसका समाजीकरण अच्छे तरीके से हो पाएगा, वो सोशलाइजेशन के अंदर अच्छे तरीके से भूमिका निभा पाएगा और एक राष्ट्र निर्माण में भी उसकी भूमिका बड़े अच्छे तरीके से रहने वाली है। अगर वो तीनों ही जो आपके संसार है उनको क्या है कि अच्छे तरीके से समझ के चले, तब वो क्या है कि बच्चा राष्ट्र निर्माण के अंदर योगदान दे पाएगा। तो ये टॉपिक हमने समझा समाजीकरण की भूमिका, और इसमें हमने 3 संसारों के बारे में जिक्र किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 4th चैप्टर रहने वाला CDP का। इससे पहले के 3 चैप्टर जैसे मैंने वीडियो से शुरू किया था तब बताया था कि आपके 3 चैप्टर हमारी जो चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर जो आप देख सकते हैं। और ये आपका 4th टॉपिक है। हर एक टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है CDP की, अगर आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए, पूरे के पूरे नंबर चाहिए, तो आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे पूरी आपके लिए तैयार की है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से देख सकते हैं, प्रत्येक पॉइंट को डिटेल से समझ सकते हैं। इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, CTET हो या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में आगे के टॉपिक्स के लिए या फिर CTET और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।